आज सालों बाद हवाओं ने चैन की सांस ली। शहर की एड़ी से पर्वत की चोटी नजर आई। सड़कें खामोश हुई, शोर चुप सा हो गया। कोयल और पपीहे की गूंज से कानों को राहत मिली। आज सालों बाद नंगे पांव चलने की चाहत हुई। दब चुकी थी बोझ से रेत जो आज फिर से चमक उठी। धुल गए वो दाग सारे, नदियां खुशी से बह रही। पकड़ा पकड़ी खेलती लहरें मुस्कुराते किनारे पहुंची। जाने अनजाने में जो हमने दिए वो घाव भर गए। आज कई सालों बाद फिर से धरती सुनहरी हो गई। ये सपना नहीं, सच है। और अगर हम चाहें तो इस सच को यूं ही बनाए रख सकते हैं, इसे निभा सकते हैं। बस थोड़ी सी कोशिश और थोड़ा सा ख्याल। संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं ओजस जैन हूँ। क्या आपने कभी आसमान में इंद्रधनुषी छटा को देखा है? जरूर देखा होगा। तो आइए मैं आपको सेंट टेरेसा के प्रांगण में जो ऑनलाइन आयोजित है हिंदी प्रदर्शनी दिखाता हूँ। आप सबका हिंदी प्रदर्शनी में स्वागत है। बहुत हुई नादानियां, अब समझने का प्रयास करते हैं। जो दिया है प्रकृति ने हम उसका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं सिताक्षी उपाध्याय हूँ। हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम देख रहे हैं सभी पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण एक प्राकृतिक उपहार है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम और आप भी सुरक्षित रह पाएंगे। इसे सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ पर्यावरण के इस रंगीले सफर में। हम नन्हे फरिश्ते हैं, ठान ले तो धरती पाताल नाप ले। ऐसे परिंदे हैं जो आसमान की ऊंचाई भी भाप ले। हमारे प्राचीन वेदों में भी पर्यावरण से संबंधित व्याख्या की गई है। तो आज हमारे नन्हे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत के श्लोक। सुप्रभातम। पर्यावरणस्य श्लोकम् इदमस्ति। पर्यावरणनाशेन नश्यन्ति सर्वजन्तवः पवनः दुष्टतां याति प्रकृति विकृतायते। अर्थात पर्यावरण के दूषित होने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, हवा दूषितता को प्राप्त हो जाती है और ये प्रकृति विकृत हो जाती है। सुप्रभातम। पर्यावरणस्य श्लोकम् इदमस्ति। संरक्षयित दूषितो नाशयाल लोके मानव जीवनम न कोऽपि कस्यचित् नाशं कुर्यादर्थस्य सिद्धे। अर्थात संसार प्रदूषित ना हो,
मानव जीवन सुरक्षित रहे। कोई भी धन की सिद्धि के लिए पर्यावरण का नुकसान ना करे। धन्यवाद। सुप्रभातम। पर्यावरणस्य श्लोकम् इदमस्ति। भक्त्वा यान्ति च पञ्चत्वं दुष्प्लास्टिकं जैविकं पशवोनुर्वरा भूमि जायेते ज्वालिते विषम। अर्थात पशु इस औजविक प्लास्टिक को खाकर मर जाते हैं। इससे यह धरती बंजर हो जाती है और इसे जलाने पर केवल विष ही उत्पन्न होता है। धन्यवाद। तो आइए ट्री मैन प्रोजेक्ट के द्वारा हम ऐसे महामानवों से आपका परिचय कराएं जिनके समर्पित जीवन आप में नई ऊर्जा का संचार करेगा और मानव हित के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा। सरमुरादा एक ऐसे व्यक्तित्व की धनी महिला जिन्होंने नारी सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया। दक्षिण भारत में इनका नाम बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने धरती माँ की सच्ची सेवा की और अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दिया। इन्होंने 66 वर्षों में लगभग 8000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए, जिसमें से 400 से भी ज्यादा बरगद के पेड़ थे। इस रिकॉर्ड तोड़ वृक्ष लगाने के लिए इन्हें एक नाम दिया गया, जिसका अर्थ है पेड़ों की एक कतार। 106 साल की इस वृद्ध महिला को, जिन्हें वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है, पर्यावरण की रक्षा हेतु अपने इस अथक प्रयासों के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्तित्व की हमारी इस वृक्ष माता को हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारा शत शत नमन। जादव पायेंग। इंसान जीवन में चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसका साक्षात उदाहरण है जादव मोलाई का जीवन, जिन्होंने मेहनत, लगन और जिद की बदौलत 1360 एकड़ की सूखी जमीन को अपने अकेले की मेहनत से जंगल में परिवर्तित कर दिया। जादव मोलाई असम के कोकिलामुख गांव के रहने वाले हैं। वृक्ष लगाने की प्रेरणा बचपन से ही मिली। जब उन्होंने एक बार गांव में आई बाढ़ के कारण बहुत सारे सांपों को मरे हुए देखा, उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया था कि वह ऐसे बीजों का रोपण करेंगे जिसके द्वारा भविष्य में अच्छे जंगल बन सके और वन्य जीवन भी संरक्षित हो सके। उन्होंने अपने जीवन में 30 सालों की कड़ी मेहनत और लगन के कारण 1360 एकड़ में घना जंगल तैयार किया। जादव को उनकी इस अनुकरणीय सेवा के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित किया। 2015 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। मशहूर यूनिवर्सिटी JNU ने उन्हें फॉरेस्ट मैन का खिताब दिया। इस तरह इन्होंने हमारे पर्यावरण की अविस्मरणीय सेवा की। दारीपली रमैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ों को लगाया तथा उन्हें संरक्षित किया। दारीपली रमैया तेलंगाना के एक छोटे गांव से हैं। दारीपली रमैया ने अपने गांव के आसपास के 4 किलोमीटर के क्षेत्रों को हरा भरा कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना तथा उन्हें संरक्षित करना, यही दारीपली रमैया के जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने अपने गांव और आसपास की वीरान भूमि को जंगलों से ढक दिया। वह रोज साइकिल पर बीज और वृक्ष लेकर मीलों लंबा सफर करते और जहाँ आवश्यकता लगती वहाँ उनका रोपण कर देते। पैसों की कमी कभी भी उनके काम में बाधा नहीं बनी। उनके इस प्रकृति प्रेम को देखकर भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री से नवाजा। रो रो कर पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे तो भैया तू है कितना भोला।
सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही रहता हूँ। पेड़ों के दर्द को समझने वाले विजय कुमार बघेल बचपन से ही वृक्ष प्रेमी थे। बचपन में एक बार उन्होंने देखा कि गूलर के वृक्ष को कुछ लोग काट रहे हैं। वे उस गूलर के वृक्ष से लिपट गए और रो रो कर कहने लगे, इसे मत काटो। उन लोगों ने उस वृक्ष को नहीं काटा। फिर क्या था, उन्होंने ना जाने कितने ही वृक्षों को कटने से बचाया, वृक्षों को लगाया। इन्होंने 40 साल से लगभग रोज एक वृक्ष लगाया तथा उनका संरक्षण किया। गाजियाबाद में रहने वाले विजय कुमार बघेल पर्यावरण हितैषी हैं। इस दौर में जब पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है तो विजय बघेल ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठा रखा है। वे सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। इन्हें लोग ग्रीन मैन के नाम से जानते हैं। ये लोगों को प्रेरणा देने के लिए हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, उनका पेन, उनकी टोपी, उनका सारा पहनावा हरे रंग का हो चुका है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी विजय बघेल को मेरा नमन। हमारे विद्यालय के नन्हे कवि एवं कवित्री आपको कविता सुनाकर भाव विभोर कर देंगे। तो अब मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने नन्हे कवि का। सुप्रभात। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी नमन शर्मा पर्यावरण पर एक कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को पाल रहे हो। पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को पाल रहे हो। इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। जो पेड़ तुम्हें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। यूं ही पेड़ों को काटोगे तो स्वच्छ पवन को तरसोगे। धरती बंजर हो जाएगी, तुम अन्न नीर को तड़पोगे। धरती बंजर हो जाएगी, तुम अन्न नीर को तड़पोगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से फिर कैसे तुम बच पाओगे। हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। अब भी मौका है सुन मानव, पेड़ काटना बंद करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। वृक्षारोपण का संकल्प करो। धन्यवाद। प्रस्तुत है पर्यावरण से संबंधित वेदों में वर्णित औषधीय वृक्षों का मॉडल, जिन वृक्षों का महत्व आज भी हमारे लिए बना हुआ है। नमस्कार। वेदों में वर्णित औषधीय वृक्ष एवं पौधों से संबंधित श्लोक। मूल्य ब्रह्मा तने विष्णु शाखायं महेश्वरम पत्रम सर्वदेवनापि वृक्ष देवता नमस्तुते। अर्थात वृक्षों के मूल जड़ में ब्रह्मा, तनों में विष्णु तथा शाखाओं में साक्षात शिव का निवास होता है। ये तो प्राचीन समय से वेदों में औषधीय वृक्ष और पौधों की महिमा का गुणगान किया गया है, परंतु आज हम जान पाए हैं अथर्ववेद, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद् भगवद गीता सभी में इन वृक्षों के महत्व का वर्णन मिलता है। और हम यहीं क्यों रुके। हड़प्पा सभ्यता से सिंधु सभ्यता तक, मौर्य संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक वृक्षों को भू संरक्षण, भूस्खलन एवं भूमि के कटाव को रोकने में सहायक माना गया है। वृक्षों के मॉडल से संबंधित कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि वृक्षों को जैसे पीपल, नीम, पपीता, आंवला और जिनको बनाने में जिन सामग्रियों का उपयोग हुआ है वो अधिकांश घर में ही पड़े हुए बेकार वस्तुएं हैं, जैसे कार्टून के गत्ते, थर्माकोल, कागज़, पाइप, टिश्यू पेपर, फॉइल पेपर, पेपर कप इत्यादि। तो आइए हम सेंट टेरेसा के विद्यार्थी कुछ ऐसे औषधीय वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालें। नमस्कार, मैं एंजल भारद्वाज 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको
अर्जुन वृक्ष के फायदों के बारे में बताने जा रही हूँ। अर्जुन वृक्ष हृदय के रोगों में रामबाण इलाज हो सकता है। आज विश्व में ही नहीं, भारत में भी हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आइए मैं आपको अर्जुन वृक्ष के फायदों के बारे में बताती हूँ। पहला फायदा, अर्जुन वृक्ष की छाल का सेवन करने से हार्ट अटैक में कमी आती है। दूसरा फायदा, अर्जुन वृक्ष की छाल से हृदय मजबूत होता है। तीसरा फायदा, हृदय की धड़कन जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। चौथा फायदा, छाल को सुखाकर काढ़ा बनाकर पीने से अजाइना पेन में आराम मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ गौतम है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं पपीते के वृक्ष के फायदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हेलो नैना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम क्या बताने वाले हो पार्थ? मैं पपीते के वृक्ष के पत्तों के फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। फिर बताओ। पपीते के पत्ते में विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, पेप्टन, साइमोपेप्टन, कैरोटीन, मैग्नीशियम, एल्काइन पाया जाता है। ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व से जुड़े होने के कारण शरीर में होने वाली कोशिकाओं के विघटन एवं वायरस के दुष्प्रभाव से बचाता है तथा कैंसर जैसे रोग में फायदा करता है। अरे पार्थ रुको, सांस तो ले लो। नहीं, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला है इसके फायदे के बारे में बताने के लिए। मैं जल्दी बोलूंगा तभी तो लोग इसके फायदे जान पाएंगे। अच्छा ये बात है, फिर बताओ। हाँ नैना, यह तो रहे इन पत्तों में मौजूद तत्व के बारे में। अब मैं इन पत्तों से किन किन रोगों का इलाज हो सकता है इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा ये बात है, फिर बताओ। हाँ तो सुनो, पपीते के पत्ते का जूस बनाकर पीने से पेट के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ये कब्ज में सहायक होता है तथा पाचन क्रिया को मजबूत करता है। मलेरिया और डेंगू में इसके पत्तों का रस पीने से शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है। इसके पत्तों में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाने के कारण ये चोट, मोच, दर्द, जख्म इत्यादि में फायदा करता है। इसके पत्तियों के रस का प्रयोग करने से अतिरिक्त चर्बी और वसा घटता है। पत्तों के रस का सेवन करने से गठिया, साइटिका, एनीमिया, पीलिया, कमजोरी, जोड़ों का दर्द और मधुमेह तथा आंखों की रोशनी में फायदा करता है। वाह पार्थ, ये तो बहुत ही काम की जानकारी दी तुमने। हाँ नैना, तुम्हें पता है मनुष्य कितना स्वार्थी है। जब हमारे देश में डेंगू का प्रकोप हुआ था तो मनुष्य ने जहाँ कहीं भी पपीते का पेड़ था उसकी पत्तियों को निचोड़ डाला था। उस समय हमें ढूंढने से भी पपीते के पत्ते कहीं नहीं मिल रहे थे। मनुष्य चाहे वृक्ष लगाए या ना लगाए, उससे फायदे उठाने में सबसे आगे होता है। तुम ठीक कह रहे हो पार्थ, पपीते के पत्तों को मत लीजिए हल्का, एक पत्ते में ही मचा दे तहलका। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनाल यादव कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप सभी को नीम के वृक्ष के फायदों के बारे में बताने जा रही हूँ। नीम के पत्तों के अनेक फायदे होते हैं, वह कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मधुमेह नामक बीमारी में इसके 5 प्रतिदिन पत्ते खाने से फायदा होता है। दूसरा, बुखार में नीम का काढ़ा पीने से आराम मिलता है। तीसरा, नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से डैंड्रफ नष्ट हो जाता है। चौथा, नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते और एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा की झाइयाँ, झुर्रियाँ और पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। पांचवा, नीम के फलों का काढ़ा बनाकर पीने से पेट के सारे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। छठा, नीम की क्रीम त्वचा पे लगाने से चेहरे पर निखार आता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्वर सिंह सकू पीपल वृक्ष के फायदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 26वें में कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षणाम, अर्थात समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। अथर्ववेद में कहा गया है, अश्वत्थो देव सदन। आशय ये है
कि पीपल का पेड़ देवताओं का घर है। महात्मा बुद्ध को इसी पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए इस वृक्ष को संबोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ब्राह्मण पुराण तथा स्कंद पुराण में भी इस वृक्ष की चर्चा है। सूर्य के प्रकाश के विशेष संश्लेषण के कारण इसे सौर्य वृक्ष भी कहा जाता है। इसका बोटैनिकल नाम फिक्स रिलीजियोसा है। पीपल के वृक्ष में जो सबसे खास विशेषता है, जिसके कारण ये एक अलग श्रेणी में खड़ा हो जाता है, वो है इस वृक्ष से 2400 घंटे ऑक्सीजन का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड नामक जहरीली गैस को अवशोषित करना। ये वृक्ष एकमात्र भारत देश में ही पाया जाता है। इस औषधीय वृक्ष के फायदे इस प्रकार है। पहला, इसकी पत्तियों और छाल को मिलाकर पीने से बहुत फायदा होता है। दूसरा, ल्यूकोरिया और श्वेत प्रदर में इसके छाल का काढ़ा बनाकर पीने से फायदा होता है। तीसरा, थोड़ी देर इसकी छाया में बैठने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा से हम भर जाते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार जो हजारों रुपए खर्च करती है, वो केवल इसके वृक्षारोपण से पूरी हो जाएगी। और तब मेरे विचार से प्रति वर्ष प्रदूषण का स्तर जो दिल्ली एनसीआर में सामान्य स्तर 30 से 50 होना चाहिए, वो हजारों तक पहुंच जाता है। वो कदाचित खत्म हो जाए। सरकार को चाहिए कि हर गली, मोहल्ले, पार्क और सड़कों के किनारे पीपल के वृक्ष लगाने की मुहिम तेजी से चलाए। धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं अपने मध्य अंतराल की तरफ और आपको दिखाते हैं हमारे विद्यालय की छात्रा द्वारा प्लास्टिक की बोतल का पुनः उपयोग। तो चलते हैं अपने अंतराल की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं विधि गुप्ता कक्षा 7A की छात्रा हूँ। मैंने एक प्लास्टिक की बोतल और जूट की रस्सी को रिसाइकिल करके एक फूलों का गुलदस्ता या फ्लावर पॉट बनाया है। आज मैं इस फूलों के गुलदस्ते का प्रदर्शन करने जा रही हूँ। हम पर्यावरण को अपने एक बहुत अच्छे मित्र की तरह समझेंगे तो ही हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसी भाव को दर्शाते हुए आइए देखें एक प्रस्तुति इस गीत के द्वारा। सुप्रभात, मेरा नाम सुमन शर्मा है। मैं पर्यावरण पर आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। पर्यावरण से है जीवन, पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया। करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम, आओ अपने दिलों में हम
प्रकृति प्रेम जगाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और पवन प्रदूषित। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और पवन प्रदूषित। बढ़ गया प्रदूषण इतना, सांस लेना हुआ है मुश्किल। रूठ गई प्रकृति हमसे, रूठ गई प्रकृति हमसे। मिलकर चलो मनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। धन्यवाद। अब हमारे नन्हे छात्र प्राचीन परिवेश एवं आधुनिक परिवेश में हुए पर्यावरण में बदलाव का मॉडल दिखाकर अपनी श्रम साध्य मेहनत को सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। सुप्रभात, मेरा नाम सुष्मिता सेनवाल है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि पर्यावरण जीवन के अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण से हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन तथा प्राकृतिक वनस्पति आदि प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि इसमें असंतुलन पैदा हो जाए तो वह हमारे लिए नुकसानदायक होती है। आज हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। प्राचीन वातावरण में हमें शुद्ध वायु मिलती थी, हमारा संसार हरा भरा था तथा हम शांति से रहते थे। आज हम और हमारे सहपाठी प्राचीन वातावरण की जलवायु और आज के प्रदूषित जलवायु के विषय में आपको बताएंगे। दोनों पक्षों को दर्शाते हुए हम आपके समक्ष प्राचीन वातावरण और नवीन वातावरण का अंतर मॉडल द्वारा प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं दक्ष मिश्रा कक्षा 8वीं का छात्र आज आपके समक्ष प्राचीन वातावरण तथा जलवायु को लेकर एक मॉडल के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। स्वच्छ वातावरण का एक अमूल्य उदाहरण प्राचीन काल था। जब भी हम अपने बड़ों के साथ बैठते हैं तो यही सुनते हैं कि जो प्राचीन काल था बहुत ही शुद्ध था। आइए अब मैं आपको अपने मॉडल में दिखाता हूँ। इसमें चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और चारों तरफ हरियाली है। एक और छोटे छोटे हवादार घर हैं और जो नदी है उसमें उसका शीतल तथा शुद्ध जल है और उसमें कूड़ा कचरा भी नहीं है। जो वायु है वो भी बहुत शुद्ध है। जो प्रदूषण है वो बहुत ही कम मात्रा में है। हमें यही प्रयास करना है कि हम अपने इस सुंदर परिवेश को पुनः प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुजय साहा कक्षा 8वीं का छात्र आज आप सभी को नवीन वातावरण में आए संकट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं तथा दूषित जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित जल नदी व समुद्र को भी दूषित कर देता है और इस दूषित पानी का सेवन कई लोगों व प्राणियों के बीमार पड़ने तथा मृत्यु का कारण भी बनता है। फैक्ट्रियों तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं काफी मात्रा में जहरीली हवा बनकर हमें सांस लेने में कठिनाइयां देता है तथा वातावरण को भी दूषित करता है। पेड़ों के कटने के कारण हमारी पृथ्वी में शुद्ध हवा का संचार
नहीं हो पाता। जंगल जो कई प्राणियों व जीव जंतुओं का घर है, वे जंगल की कटने के कारण घर से बेघर हो रहे हैं या फिर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारी पृथ्वी को गर्म करती है। इस गर्मी के कारण आर्कटिक का बर्फ पिघल रहा है, पानी सूख रहा है तथा अकाल भी पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण हमारी ऐतिहासिक इमारतें जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, उनकी चमक भी फीकी पड़ रही है। तो देखा आपने इस नवीन वातावरण में संकटों को, जिनका गहरा प्रभाव हम पर कितनी बुरी तरह पड़ रहा है और आज हम ऑक्सीजन के लिए भी तरस रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हम इस प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। आपने अभी दोनों मॉडल्स के द्वारा यह देखा कि किस प्रकार हमारा ये हरा भरा संसार, शुद्ध वायु, स्वच्छ नदियाँ सभी प्रदूषित हो गई हैं। शायद इसका कारण हम मनुष्य ही हैं। हम इसे पूरी तरह तो समाप्त नहीं कर सकते, पर पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अच्छे परिवर्तन जरूर ला सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, कचरा यहाँ वहाँ ना फेंककर कूड़ेदान में डालना आदि। कुछ ऐसे ही अच्छे परिवर्तन करके हम पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान अवश्य दे सकते हैं, ताकि हम सभी दोबारा एक स्वस्थ तथा शांतिपूर्ण जीवन जी सकें और अपनी जाती हुई सांसों को वापस ला सकें। बंजर धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाकर करो इसका श्रृंगार। धन्यवाद। हमारे विद्यालय के विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित दोहे सुनाकर अपनी विद्वता सिद्ध करेंगे। हरा नहीं कोई दिखता, हरे नहीं है खेत। हरा नहीं कोई दिखता, हरे नहीं है खेत। श्यामल की सरकार है, हावी सब पर श्वेत। श्यामल की सरकार है, हावी सब पर श्वेत। धन्यवाद। गैरों से खतरा नहीं, अपनों से है यार। चंदन सह पाते नहीं, कुल्हाड़ी की मार। धन्यवाद। जंगल जिसने काट कर किया डहर वीरान, जंगल जिसने काट कर किया डहर वीरान। गली गली वो बेचता, देखो अब गुलदान। गली गली वो बेचता, देखो अब गुलदान। बरसों तक सहते रहे जो आंधी और तूफान, हारे वो भी अंततः आरी से श्रीमान। धन्यवाद। पर्यावरण पर दोहा। नित्य यूं ही कटते रहे घर जंगल के ढेर। नित्य यूं ही कटते रहे घर जंगल के ढेर। हो जाएंगे गुमशुदा बंदर भालू शेर। धन्यवाद। हमारे नन्हे छात्र अभिभावक साक्षात्कार के द्वारा यह पता करेंगे कि वह पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक है। तो आइए देखते हैं अभिभावक साक्षात्कार। कक्षा 7 ब की छात्रा हूँ और आज सेंट टेरेसा स्कूल की हम कुछ छात्राएं पर्यावरण पे सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु अपने माता पिता का साक्षात्कार लेंगे कि वे पर्यावरण पर अपना योगदान कैसे दे रहे हैं और लोगों में जागरूकता कैसे फैला रहे हैं। तो आइए मेरी माता जी से बात करते हैं। तो माता जी, आपने अपने दैनिक जीवन में किन बुरी आदतों को बदलकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाई? मैंने प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल की बुरी आदत को अपने दैनिक जीवन से निकाल दिया है तथा जूट एवं कपड़े के बैग को इस्तेमाल करने लगी हूँ। इसके साथ ही रसोई से सब्जियों के कचरे को जमा करके गमले में
खाद बनाती हूँ तथा ये कार्य करने के लिए मैं घर के सारे सदस्यों को भी प्रेरित करते रहती हूँ। इस तरह से मैंने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाई है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज सेंट टेरेसा विद्यालय की हम कुछ छात्राएं पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यावरण जागरूकता हेतु विषय पर अपने माता पिता का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं कि वे कैसे इस विषय पर अपना योगदान दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलिए इस विषय पर बात करते हैं मेरे पिताजी से। धन्यवाद वंशिका। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ों को अपनाया है, जैसे प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दिया है मैंने घर पर, क्योंकि प्लास्टिक के उपयोग करने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। प्लास्टिक में खाना खाने से, प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करने से बहुत सारी कैंसर युक्त बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर भी हो जाते हैं। दूसरा, मैंने कम दूरी के लिए अगर मैं जाता हूं तो अपना खुद पैदल चल के जाता हूं, वाहन का प्रयोग बंद कर दिया है। और जब दूर जाता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूं कि सार्वजनिक वाहनों का ही प्रयोग करूं। दूसरा, मैंने घर पर इम्यून सिस्टम कम न हो इसीलिए मैंने माइक्रोवेव का प्रयोग भी कम कर दिया, क्योंकि माइक्रोवेव के प्रयोग करने से इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और घर पर अगर मच्छरों के लिए छिड़काव के लिए मैं नीम युक्त पानी प्रयोग करता हूं, क्योंकि जो गुड नाइट्स, ऑल आउट्स होते हैं ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, केमिकल युक्त होते हैं और बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने अपनाया और साथ में मैंने अपने साथ रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले और अपने परिचितों को भी ये करने के लिए प्रेरित किया है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु अपनी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको नन्हे कलाकारों से मिलाते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर पोस्टर एवं स्लोगन से आपको मुग्ध कर देंगे। नमस्कार, मैं श्रुति तिवारी कक्षा 6 की छात्रा हूँ। प्रकृति के बड़े उपदानों जैसे नदियाँ, झरने, वृक्ष, आसमान, पक्षी, पर्वत और पहाड़ों को छोटे से कैनवस पर उतारना, क्या आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन कार्य होता होगा? सही सोचा आपने। लेकिन इस कठिन कार्य को भी हमारे सेंट टेरेसा की कलाकारों ने इन नन्ही उंगलियों से कैनवस पर उतारकर गागर में सागर भरने का काम किया है। ये करामाती बच्चे हैं महाशय। इतना ही नहीं, पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित स्लोगन लिखकर इन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता का भी परिचय दिया है। इनके संबंध में तो मैं इतना ही कहूँगी, सेंट टेरेसा के बच्चे और इनके स्लोगन के तीर लेखन में छोटा लगे, गाँव करे गंभीर। आइए देखिए हमारे किस नन्हे कलाकारों को। सूरज की आग ये सहते, ठंडी छांव हमें देते, पेड़ ही है जो मरकर हमें जीवन देते। जल है तो जीवन है, जीवन है तो ये पर्यावरण है, पर्यावरण से ये धरती है और इस धरती से हम सब हैं। नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। धन्यवाद। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ों से है जीवन में हरियाली, इन्हें काटोगे तो होगी बदहाली। हमारी नन्ही कवित्री प्रकृति के दुख दर्द एवं मानव के परस्पर वार्तालाप को सजीव करते हुए एक कविता सुना रही है। तो आइए इनकी कविता सुने और उत्साहवर्धन करें। मेरा नाम काशवी सानी है। मैं सेंट टेरेसा विद्यालय की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पर्यावरण बचाएं। इस कविता में पर्यावरण से संबंधित फूल, हवा, नदी आदि की भावना को उजागर किया गया है। तो आइए सुनते हैं। दरी सहमी सी सोच रही थी, एक छोटी सी कली फूल की, क्या मैं भी बनूंगी एक निशानी इंसान की हर भूल की। मेरी किस्मत में भी क्या एक फूल बनना नहीं लिखा है, दुष्ट इस मानव ने क्या अपना लक्ष्य यही चुना है। इस कली की मन की बातों को जब जाते जाते सुना पवन ने, बोली कष्ट दिया है हमको इस नादान बर्बाद एक लगन ने, फैला कर मुझ में प्रदूषण, कर ली खुद की सांस दूषित। अब कौन समझाए इन नादानों को इनकी दुष्ट करनी से सूचित। इन दोनों की बातों को सुन शांत नदी में हुई हलचल, इनकी करनी का सबक मिलेगा इनको आज नहीं तो कल।
जितना दूषित करके हमको इस मानव ने हमने सताया, एक दिन यह वैसे ही तड़पेगा, ये मैंने तुमको आज बताया। अब इन सब की पीड़ा को सुनकर मनुष्य क्या कहता है? वह कहता है कि इन सब की तड़प की ही बद्दुआ है जो हमको आज लगी है, इनकी तड़प की ही जैसी जिंदगी हमको आज मिली है। माफ़ी मांग इन सब से, अब हम अपना पर्यावरण बचाएं, खुद की सरल जिंदगी जी के इन रूठों को आज मनाएं, खुद की सरल जिंदगी जी के इन रूठों को आज मनाएं। धन्यवाद। हमारे छात्र करामती क्राफ्ट को दिखाकर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। हमारे उन्हीं छात्रों द्वारा किए गए प्रयास आपको पसंद आए होंगे। अंत में मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने में अपनी सहयोगी भूमिका निभाई। धन्यवाद।